नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। आज बड़ा मुद्दा की शुरुआत हम करेंगे राहत भरे आंकड़ों के साथ। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के 1,73,000 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन ये मामले पिछले 45 दिनों में सबसे ज्यादा कम हैं। हर राज्य के आंकड़े मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूं, उसके बाद आज की इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। किस राज्य में बीते 24 घंटों में कोरोना के ग्राफ में कितनी गिरावट आई, ग्राफिक्स के जरिए देखिए। देखिए, महाराष्ट्र में 20,740 नए मामले, 424 की मौत। राजस्थान में 2,648 नए मामले, आंध्र प्रदेश में 14,429 नए मामले, हरियाणा में 2,007 नए केसेस, गोवा में 1,055, पंजाब में 3,724, गुजरात में 2,521 नए मामले, मुंबई में 929 नए मामले सामने आए हैं। ये पिछले 24 घंटों का रिकॉर्ड आप देख रहे हैं। कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे से अब इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है और कई राज्य ऐसे हैं जो कि कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन मामलों में गिरावट वहां पर धीरे धीरे अब आ रही है। इन आंकड़ों के जरिए आप ये समझिए कि स्थिति में थोड़ा सा सुधार जरूर देखा जा रहा है। ये जो आंकड़े हैं ये थोड़ी राहत देने वाले जरूर हैं, लेकिन हमारे लिए नसीहत भी है, क्योंकि कोरोना की पहली लहर का प्रकोप कम होते ही हमने ये मान लिया था कि अब कोरोना खत्म होने लगा है और हम कोरोना को हल्के में लेने लगे थे, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ा। यह गलती हम फिर से ना दोहराएं, इसका हमें ध्यान रखना होगा, लेकिन साथ ही ध्यान रखना होगा सरकारों को। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के 10 से ज्यादा राज्यों में लॉकडाउन लगे 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 31 मई से राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश में पहले ही शिवराज सिंह सरकार ने प्रदेश में 1 जून से अनलॉक लागू करने का आदेश दे दिया है। अब झारखंड, यूपी, बिहार में भी 1 जून से लॉकडाउन में राहत दी जा सकती है। ग्राफिक्स अब ये देखिए कि कौन से राज्य में लॉकडाउन रहेगा और कौन से राज्य में अनलॉक होगा। दिल्ली में 31 मई से अनलॉक शुरू होने जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में देखिए, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि जिन 21 जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिव रेट है, वहां पर तो पाबंदियां जारी रहेंगी, वहां से पाबंदियां नहीं हटेंगी, लेकिन जहां पर मामले कम हो रहे हैं वहां पर अगले कुछ दिनों में पाबंदियों में क्या राहत दी जाएगी, क्या रियायत दी जाएगी, इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में देखिए, 1 जून से आर्थिक गतिविधियां वहां पर भी धीरे धीरे से शुरू हो रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है, लेकिन सावधानी बरतने की नसीहत भी दी है। नागालैंड में 11 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। पंजाब में कोरोना से जुड़ी जो पाबंदियां हैं वो 10 जून तक लागू रहेंगी। इसके अलावा राजस्थान ने भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ा करके उसको 8 जून तक तय कर दिया है। हालांकि जिन जिलों में संक्रमण थोड़ा सा घटा है, जहां पर थोड़ी सी गिरावट आई है संक्रमण दर में, वहां पर 1 जून से कारोबारी गतिविधियों में छूट दी जा सकती है। तमिलनाडु में लॉकडाउन को 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। फिलहाल 31 मई सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में लागू है। जानकारी मिल रही है कि 1 जून से यहां पर भी थोड़ी सी रियायत मिल सकती है। ज्यादा ढील भी दिए जाने के संकेत उत्तर प्रदेश में फिलहाल मिल रहे हैं। बिहार में देख लीजिए, 1 जून से लॉकडाउन में ढील के संकेत दे दिए गए हैं। यानी देखिए, अब राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर स्थिति को देखते हुए लॉक से अनलॉक की तरफ बढ़ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख करके सूचित कर दिया है कि कोविड-19 को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो दिशा निर्देश 25 अप्रैल को जारी किए गए थे, अब वो आदेश अगले 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह भी क्लियर कर दिया गया है कि राज्यों में कंटेनमेंट जोन की समय सीमा तय करने का अधिकार तो राज्यों को ही होगा, लेकिन अगर राज्य सरकार अपने इलाकों में किसी भी तरह की कोई रियायत दे रही है तो उन्हें बहुत ज्यादा सोच समझकर इसको लागू करना चाहिए। इन रियायतों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। लेकिन देखिए, सवाल यह है कि जो लॉकडाउन राज्य सरकारों की तरफ से लगाया गया है, उस अंतराल में आखिर कितनी तैयारी की गई, अस्पतालों की हालत कितनी सुधरी, बेड्स की संख्या कितनी बढ़ाई गई, वैक्सीनेशन को लेकर क्या प्रबंध किए गए, क्या वाकई अनलॉक से की तरफ जाने के लिए क्या हम तैयार हैं, लॉक से अनलॉक की तरफ बढ़ने के लिए हमारी कितनी तैयारी है। आज बड़ा मुद्दा में इसी से जुड़े सवाल हम करेंगे। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। संदीप मिश्रा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। शुभेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहला सवाल, क्या लगता है कि जिन राज्यों में लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ जाने का फैसला लिया गया है, किन मापदंडों के आधार पर लिया गया, किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर लिया गया? क्या वहां पर मामले कम हो रहे हैं इसलिए अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, या फिर लोगों में जागरूकता देखी जा रही है इसलिए लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए पूजा जी, हमारी आवाज क्लियर आ रही है ना जी। आपको? ये जो अनलॉक का प्रोसेस है, जब लॉक किया गया था, जब बहुत संख्या बढ़ गई थी और जगह जगह पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी और बहुत फिगर बढ़ गई थी, पॉजिटिविटी रेट जो था बहुत हाई चला गया था और दिल्ली में लगभग 35% तक चला गया था। तो इसको रोकने के लिए ये क्रिया करी गई थी। ये हमेशा तो नहीं रहने वाला है। आज की डेट में पॉजिटिविटी रेट 2% से भी कम आ गया है। तो ये जहां जहां पर अपने जगह के हिसाब से हो सकता है कि दिल्ली में 2% से नीचे है, यूपी में इससे ज्यादा कहीं पे है, 5% है, 7% है, तो एक क्राइटेरिया बनाकर उनको लोकलाइज तरीके से खोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे यूपी में खोल दिया या पूरे यूपी में बंद रखा जाए। इस तरीके से ध्यान रखें। जहां तक आपने कहा है कि इसकी पूरी तैयारी भी होनी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, आज भी भीड़ इकट्ठा ना हो, उसके लिए प्रॉपर एक्शन होने चाहिए, जैसे भी महाराष्ट्र में किया गया। उन्होंने कहा हम कर्फ्यू खोल रहे हैं पर आप भीड़ नहीं लगा सकते। तो ये प्रिकॉशंस के साथ खोला जाए, तभी हम इसको ठीक कर पाएंगे, वरना जैसी स्थिति अभी आई थी वापस आ सकती है। इसलिए हमको बहुत ध्यान से खोलना पड़ेगा। मेरी चिंता भी इसीलिए है और अगला सवाल भी मेरा शुभेंदु जी आपसे इसी से जुड़ा है कि आपको लगता है कि ये एकदम सटीक समय है, सही वक्त है कि हमें लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए? क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार भी हमारी तरफ से कुछ लापरवाहियां बरती गई, लोगों की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी जो रियायतें दी गई, ये मान करके कि कोरोना का खौफ अब खत्म हो गया है। क्या आपको लगता है कि वक्त सही है इस वक्त अनलॉक की तरफ बढ़ने के लिए? देखिए पूजा जी, ये समय बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया, 5 से भी नीचे आ गया है। और ऐसे समय पर हमको काम भी देखना है। जो हमारे कामगार मजदूर है, जिनको काम करना है, जिनकी देश की दिहाड़ी है, उनको भी देखना है। ऐसा ना हो कि हम सब ये सब करते रहें और उस चक्कर में हमारा भोजन, हमारा लोगों का भोजन तक ना पहुंच पाए। और जो उनकी, जिसके कारण उनकी जिंदगी चल रही है, जिनके कारण उनके रोजगार चल रहे हैं, दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। एक तरफ हमको लॉकडाउन को भी देखना है कि भीड़ इकट्ठा ना हो, इससे लोग संख्या ना बढ़े। लेकिन शुभेंदु जी, जाहिर सी बात है, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि हमें लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ तो बढ़ना ही होगा। हमेशा लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं हम, लोग भूखे पेट ना मर जाएं, इसका भी ख्याल सरकारों को रखना होगा। लेकिन तैयारी कितनी की गई है अनलॉक के लिए, इससे जुड़े भी सवाल मेरे आपसे रहेंगे। लेकिन उससे पहले संदीप जी और अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों का बहुत स्वागत है। संदीप जी, दिल्ली में लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है सरकार ने सही वक्त चुना है? देखिए, ये देश की राजधानी दिल्ली है, ये देश का दिल दिल्ली है, जहां देश का सर्वोच्च न्यायालय है, जहां देश की सबसे बड़ी संसद पंचायत के लोग बैठते हैं। दिल्ली अगर बंद है तो ये समझ लीजिए देश बंद है। और ये खुशहाली की बात है, हम सब के लिए अच्छी बात है कि दिल्ली में जो संक्रमण की दर है वो 1.5 तक आ चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात है, सुखद है। लेकिन इसके साथ अब इससे भी नीचे कहाँ जाएंगे, इंतजार तो नहीं कर सकते। सही कह रहे थे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कि आखिर मौत गरीब के हिस्से ही आएगी, बाहर कोरोना और घर में मौत खा जाएगी। कहाँ जाएगा गरीब आदमी, कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा? उसके पास ना बैंक बैलेंस है, ना उसके पास कुछ है। डेली का उसको अपना कमाता है और अपना चूल्हा जोड़ता है। ऐसे लोगों के लिए ये अरविंद केजरीवाल जी की जो पहल है, ये देश के नायक की पहल है, ये उनकी मेहनत की पराकाष्ठा है। चिंता जायज है, चिंता जायज है, लेकिन तैयारी कितनी है संदीप जी? ये जो 1 महीने से ज्यादा का वक्त लॉकडाउन दिल्ली में रहा है, इस 1 महीने के अंदर क्या तैयारी की गई है राज्य सरकार की तरफ से? कितने हॉस्पिटल्स बना दिए गए, कितने बेड्स की व्यवस्था कर ली गई, कितने ऑक्सीजन प्लांट्स लगा दिए गए, क्या तैयारी? बहुत अच्छा सवाल है। और केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली को कहा है और देश में किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं हूं ना। ये शब्द सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चमत्कारी नेता हमारे नायक केजरीवाल जी ने कहा है। सर, आंकड़ों पर बात करेंगे संदीप जी, प्लीज आंकड़ों पर बात करेंगे। आप प्रचार मत करिए संदीप जी, प्रचार मत करिए। बताइए, सवाल बैठ के जवाब नहीं सुनेंगे जी? बताएं, सुन रहे हैं सर, आप ही को सुन रहे हैं। आंकड़ों पर बात कीजिए, कितने हॉस्पिटल्स बनाए? एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 44 फ्रांस से प्लांट बना के ऑक्सीजन की, जब मोदी सरकार के मोहताज नहीं रहेगी दिल्ली, ऑक्सीजन पे पैर रखकर वो खड़े हुए तो दिल्ली के लोगों को मरने नहीं दिया जाएगा। ऐसे 44 ऑक्सीजन के प्लांट मंगाए
में बांट के ऑक्सीजन का बैंक बना दिया गया ताकि किसी भी आपदा में, किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन के बिना जिंदगी ना जाए। चौथी सबसे बड़ी बात, आने वाली तीसरी लहर को लोग बता रहे, वैज्ञानिक बता रहे कि बच्चों के लिए खतरनाक है। हमने 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल बच्चों के नाम पे कर दिया है ताकि जरा सा भी परेशानी किसी हमारे, यानी संदीप जी, आपका कहना ये है कि आप अब केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं है, अपनी तरफ से राज्य सरकार पूरे तरीके से तैयार है, यही आप कह रहे हैं? ये केजरीवाल सरकार है, ये मोहताज नहीं है साहब, ये मजबूर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नहीं काम कर सकती। मजबूरी में आंसू बहा के थूक जाने वाले ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नहीं काम करेगी जो व्यापार। लेकिन लगातार हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयानों को सुनते रहे हैं संदीप जी, उनकी तरफ से लगातार केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया, उनकी तरफ से लगातार कहा गया कि पूरा सहयोग केंद्र सरकार की तरफ से उनको नहीं मिल पा रहा है, वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पा रही। जाहिर सी बात है, आज देख लीजिए 92 लाख जवान दिल्ली में है और डोज कितनी मिली है, एक बार 4.5 लाख, एक बार 3.5 लाख, और जून में 10 जून को डेट दी है केंद्र सरकार ने कि 5.5 लाख देंगे। 1,84,00,000 लोगों को हमारे वैक्सीन चाहिए जवानों की जिंदगी बचाने के लिए, और टुकड़े टुकड़े में कतार में। सर मैं इसी की बात कर रही हूँ संदीप जी, मैं इसी सिनेरियो की बात कर रही हूँ। आपने अभी अभी कहा कि दिल्ली सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है ताकि किसी का मोहताज ना होना पड़े और आत्मनिर्भर ना रहना पड़े, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि इस 1 महीने से ज्यादा के अंतराल में कितना काम किया गया, वैक्सीनेशन कितने लोगों को मिलेगी? क्योंकि अगर भगवान ना करे फिर से ऐसी स्थिति आती है, कैसे संभालेंगे ऐसी स्थिति को? लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ तो बढ़ना ही होगा ना। पूजा जी, आप तो समझदार और विद्वान पत्रकार हैं और आप रिसर्च करके रोज आती हैं। आपको पता है कि देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन किसके हाथ में है और कौन बांट रहा है? ठीक है। हमारे यहाँ 700 सेंटर बनाए गए थे नौजवानों को लगाने के लिए। 5 दिन से 700 सेंटर में वैक्सीनेशन की वजह से ना होने की वजह से। ठीक है, शुभेंदु जी से इसका जवाब लेंगे, उसके बाद मैं अजय जी के पास जाती हूँ। शुभेंदु जी, संदीप जी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने अपनी तर्ज पर जितना काम सरकार अपने लेवल पर कर सकती थी, राज्य सरकार वो पूरी तैयारी कर चुकी है, बात वैक्सीनेशन की है, वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। देखिए पूजा जी, इनके जो चीफ मिनिस्टर है बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 27 तारीख को अप्रैल को इन्होंने कहा था कि 7 दिन के अंदर हमारे 47 प्लांट लग जाएंगे, 46 प्लांट। आज भी 1 महीना हो गया और अभी इनके 36 प्लांट चालू नहीं हुए हैं। यहाँ पे बोलना और चैनल पे आके झूठ बोलना ये आदत सी हो गई है। दूसरी चीज, वैक्सीन लेके ये रो रहे हैं। आज प्राइवेट हॉस्पिटल ने 9 लाख से ज्यादा वैक्सीन परसों तक लगा ली थी, जबकि दिल्ली सरकार मेरी बात सुनिए, आप बोलिए। जवानों की जिंदगी को देश के मौज मार रहे, देश के लोगों की सांसों को प्राइवेट लोगों के अधीन कर दिया। रेल बेच के, तेल बेच के, खेल बेच के, जहाज बेच के, उन लोगों की सांस बेच रही है बीजेपी की सरकार। सर प्लीज, तैयारियों पर बात चल रही है, राज्य सरकारों ने कितनी तैयारी की, केंद्र सरकार ने कितनी तैयारी की? प्लीज सर एक एक करके अपनी बात रखेंगे ताकि सब समझ पाए। एक एक करके सर प्लीज। संदीप जी, आपको पूरा वक्त दिया गया ना? संदीप जी, आपको पूरा वक्त दिया मैंने, अब उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। अजय जी भी बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं ना, उनसे भी सवाल करने। एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। संदीप जी, आप जब बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। यहाँ पे झूठ बोलेंगे और किसी को झूठा बोलेंगे। आप ये डिबेट ठीक है सर, प्लीज एक एक करके बात कीजिएगा प्लीज। संदीप जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर प्लीज आप सुनने दीजिए। आपने एक बात रखी है, आप ही की बात से जुड़ा सवाल मैंने शुभेंदु जी से किया है कि वैक्सीनेशन आप क्यों उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, कब तक उपलब्ध करवाएंगे? आप उनका जवाब तो सुन लीजिए प्लीज संदीप जी। मैडम, झूठ की बुनियाद पर नहीं होगा ना। ठीक है, तो आपके पास आऊंगी मैं, तब आप बता दीजिएगा कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। जब आपके पास आऊंगी तब आप बताइएगा सर। शुभेंदु जी पूरी कीजिए जल्दी से अपनी बात। शुभेंदु जी, देखिए पूरे भारत में 31 दिसंबर तक पूरे भारत के अंदर 304 करोड़ डोसेस लग जाएंगी। पूरे भारत के अंदर जितना भी दिया गया है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उसके हिसाब से दिल्ली को कुल मिला के 22 से 23 लाख वैक्सीन मिलनी चाहिए थी दिल्ली के पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि भारत के लिए इंडिया में सभी स्टेट केंद्र के लिए बराबर है। फिर भी इनको 56 लाख रुपए दी गई है, मतलब उनसे भी डबल। ये समझ नहीं रहे हैं, खाली यहाँ पे एक पैनिक डेवलप करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से ऑक्सीजन का पैनिक डेवलप किया था, अभी ये वैक्सीन का पैनिक डेवलप कर रहे हैं और लोग इसके कारण डरे हुए हैं।
मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। वो मोदी से डरे हुए हैं। ठीक है, मैं दोनों के पास वापस आऊंगी। अजय जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजय जी, बोलिए आप, बोलिए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 1 जून से रियायत देने का फैसला कर लिया है। जहां पर मामले कम है वहां पर थोड़ी थोड़ी ढील अब धीरे धीरे दी जाएगी। पूजा जी, इनको क्या बुलाया आपको मत करके लगता आप। है अजय जी कि संदीप ये जी को सही बुलाया समय करिए। है एकदम? क्या ये सही वक्त है अजय जी इस वक्त लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ जाने का? और इस समय के अंतराल में जो समय लॉकडाउन के बीच में मिला था राज्य सरकारों को, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जहां जहां पर भी सरकार है, कितना काम सरकारों ने किया? अजय जी। पूजा, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये दोनों सरकार, चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कोविड के मामले रहे हो या वैक्सीन के मामले हो, आंकड़ों की बाजीगरी करते। आपने पिछले 2 महीने में कितना बुरा हाल था, लोग ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मर रहे थे, लोग अस्पतालों के लिए लाइन लगा रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, लोगों के पास कोई भी सुविधा अस्पतालों में थी नहीं। 1 साल का समय देश की सरकार को मिला, 1 साल का समय दिल्ली सरकार को मिला, लेकिन ये लोग सिवाय इसके पॉलिटिकल एंगल्स, चुनावी वादे और चुनावों के चक्कर में इन्होंने देश की जनता से खिलवाड़ करी, तो देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वो तो जो पीछे दुर्भाग्यपूर्ण समय गया देश की जनता के, किसी का बच्चे की माँ खोई, किसी का भाई खोया, किसी का बेटा खोया, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का बुआ, किसी की मौसी, मतलब मानवता शर्मसार हुई जब नदी में शव दिखाई दिए। मानवता शर्मसार हुई जब हिंदुस्तान में लोग ऑक्सीजन से मरते हुए दिखे। अब आप आ जाइए लॉकडाउन अनलॉक करने के लिए कि अब अनलॉक का समय है। अगर देश की सरकार झूठ ना बोले, देश की सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी करने के लिए यहाँ से 9,300 मैट्रिक टन गैस हिंदुस्तान से बाहर निर्यात कर दी। देश की सरकार ने करीब 18 करोड़ टीके जो है हिंदुस्तान से बाहर भेज दिए। 136 करोड़ की आबादी है। अरे भाई, बिजनेस तो आप अडानी अंबानी को करा रहे हैं, भारत को आप प्राइवेट लिमिटेड बनवा रहे हैं, वो तो बनवा लीजिए, लेकिन कैसे लोगों की जान से तो मत खेलिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी एलजी से मिलने गए थे, अपना एक प्रतिनिधिमंडल लेके इसी संबंध में कि लॉकडाउन तो आप खोलिए, व्यापार की तो दृष्टि रखिए, लेकिन क्या आपने कोविड से बचने की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ ने सबने कहा कि तीसरी लहर आएगी और युवाओं और बच्चों के ऊपर जाए उसका असर खतरनाक पड़ेगा। तो क्या आपने, मेरा 1 नंबर क्वेश्चन दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों से, सरकार से है, क्या आपने उसकी सारी व्यवस्थाएं कर ली है? नंबर 1। नंबर 2, जब बच्चों में अभी टीके नहीं लग रहे हैं तो आप उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे? नंबर 3, जिन छोटे व्यापारियों के बिजनेस खत्म हो गए हैं, सरकार ने कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि उनकी आर्थिक मदद कैसे हो? ठीक है सर, आपके सवाल केंद्र सरकार से हैं। बीजेपी के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे, मैं उनसे भी सवाल करूंगी, आपके सवालों का जवाब भी वो दे देंगे। लेकिन अजय जी, जो सवाल मैंने आपसे किया कि जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन राज्यों में क्या काम किया गया? जो राज्य सरकारों को अपने लेवल पर काम करना चाहिए था, वो काम आपने कितना किया? क्या केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? मुझे लगता है आपसी समन्वय के साथ ही काम हो पाएगा ना। महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, झारखंड में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है। आप इनका ग्राफ उठा के देख लीजिए कि कोरोना का ग्राफ भी नीचे आ रहा है। हमने किसानों के हितार्थ काम करा है, वहाँ हम गरीबों के लिए उनके उसमें फंड डाल रहे हैं और हम जो भी मैक्सिमम अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आंकड़ों की तो अगर बात है तो गूगल पे डालेंगे। कोरोना का ग्राफ तो दिल्ली में भी कम हो रहा है, कोरोना का ग्राफ तो हरियाणा में भी कम हो रहा है। मैंने कहा कि कम नहीं हो रहा, ग्राफ तो देश में कम हो रहा है, लेकिन मेरा अनुरोध सरकार से और सरकार के वीरों से ये है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, कि जो आंकड़ों की झूठी बाजीगरी का एक खेल करते हैं, जो चीज होती नहीं है उसे दिखाते नहीं है और मीडिया पे भी अंकुश लगा रखा है। जब आपको न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आंकड़ा दिया कि हिंदुस्तान में सीरो सर्वे करके 10 विशेषज्ञों की टीम ने करीब 42 लाख मौत हुई है और 45 करोड़ कोविड के केस आए हैं, तो इसके ऊपर भी आपको विचार करना चाहिए और आपकी तैयारी उसी हिसाब से, चाहे दिल्ली सरकार हो या राजस्थान सरकार हो या देश की सरकार हो। शुभेंदु जी, में प्रधानमंत्री को सारी पावर्स होती है, ज्यादा दायित्व प्रधानमंत्री का होता है और पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से प्रधानमंत्री की है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लॉकडाउन तो खोलिए, लेकिन ये सुनिश्चित कर लीजिए कि लोगों की जान का, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों की जान का और मौत का कम से कम नुकसान हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। ठीक है सर, जवाब दीजिए शुभेंदु जी। देखिए, जो इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात करी, यही वो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने पहले 3 महीनों तक चिल्लाते रहे थे कि हिंदुस्तान की वैक्सीन मत लगाइए। दूसरी बात इन्होंने कही
कि यहाँ की ऑक्सीजन बाहर भेज दी गई। कोई भी ऑक्सीजन जनवरी के बाद एक उसमें नहीं गई है। 18 करोड़ की जो ये बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन बाहर भेजी गई है, 6 करोड़ 635 करोड़ भेजी गई है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के उसके माध्यम से भेजी गई है। तो यहाँ पे बैठ के, और दूसरी चीज जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, पंजाब में सबसे ज्यादा डेथ रेट है, ये आप भूल गए वर्मा जी। लेकिन शुभेंदु जी देखिए, इस बात को आपको भी जैसे समझना की बात कर रहे पड़ेगा थे, तो मैं कि बता रहा अगर हूँ देश कि- के लोग वैक्सीनेशन की कमी से जूझेंगे और अगर सरकार की तरफ से जो है बाहर निर्यात किया गया है वैक्सीनेशन को, तो सवाल तो सरकार से किया जाएगा कि देश जो के लोग मैं इस पहले वैक्सीन को भी आपके चाहते चैनल थे। पे बता चुका हूँ कि जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वैक्सीन बनाई गई, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत में थी। तब इन्हीं के राजीव हमारे गांधी, बच्चों की इन्हीं वैक्सीन के राहुल विदेश गांधी, क्यों भेजती पूछता है इन्हीं के भारत, मिनिस्टर लोग पूछता है मना कर रहे थे, हिंदुस्तान। और वो वैक्सीन, पाकिस्तान वो को वैक्सीन आपने की 10 करोड़ expiry date होने रुपए वाली की थी। वैक्सीन गिफ्ट भेज दी, क्यों भेज दी दुश्मन देश को? इसलिए भेज दी कि आपने यहाँ पे दुश्मन मना कर दिया था। देश को आप यहाँ भेज पे आके चैनल पे कहाँ है? संदीप जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए संदीप जी। लगाइए। लाल आंखें कहाँ है? 56 इंच का दूसरा सीना। जवाब सुन लीजिए। वैसे दूसरा तो भी, आप तो दिल्ली की बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा चलाया सेना पूरे को विश्व में। politicize करते हैं, पूरे- सेना को संदीप जी बोलिए, politicize करते हैं, प्लीज सर सेना एक एक पर करके वोट बात लेते रखेंगे, प्लीज सर चलाते संदीप हैं। जी मेरी लाइन का एक मिनट का जवाब सुन बहुत लीजिए। साफ आ रही है पूजा जी, बहुत अच्छा अरे कर एक रहे हो, बात बहुत सुनिए, अच्छे पहले पत्रकार बात के सुनिए साथ मैं मेरी। बात कर रहा हूँ, बड़े संयम के साथ बात होनी चाहिए। दो बातें बहुत अच्छी हो रही हैं। देश में आत्मनिर्भर किस दम पर बनाने की बात करते थे मोदी, सब कुछ व्यापारीकरण करके। आज प्राइवेट अस्पतालों में 1200 में, 1000 रुपए में, 800 रुपए में वैक्सीन मिल रही है, लेकिन हम खरीद कर राज्य सरकारें अपने जवानों को बचाना चाहते हैं। नहीं। उन जवानों की सांसों को बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में सीटों में भर कर भेज दिया गया। क्यों भेज संदीप दिया जी, गया? आपको खरीद किया गया, GST हटाने की बात की थी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ने। जीएसटी नहीं हटा रहे, इस पे बीजेपी के वित्त मंत्री जीएसटी पे अड़ गए कि वैक्सीन पे जीएसटी होनी चाहिए। हिंदुस्तान के जवान जब कल को पूछेंगे कि वो कौन गद्दी पे शैतान था जो हमारी सांसों को पाकिस्तान भेज रहा था। प्लीज सर देखिए सर, इस तरीके से बात हो नहीं पाएगी, एक एक करके बात रखेंगे, आराम से बात रखिए संदीप जी, आप भी देखिए, प्लीज आराम से एक पूजा एक जी, करके मेरे को बात बोलने रखिए। दीजिए। संदीप जी को बुलाने से पहले आप पूछ लिया करिए कि इनको कैसे बात करनी है टीवी चैनल पे। यदि इनको बात करने का आप मत सिखाइए भैया, शुभेंदु जी। संदीप जी आराम से, आराम से। आपको कुछ नहीं आता। संदीप जी आराम से बात करेंगे प्लीज। संदीप जी गला बैठ जाएगा आपका, ऐसे सुन रहे हैं हम आपको। वैक्सीन पाकिस्तान क्यों भेजी? प्लीज सर मेरे को आप बोलने तो दीजिए। हमारे जवानों के सर काटे, उनकी जान क्यों बचाई? बिरयानी की कीमत हमारे जवानों की जान से क्यों अदा पूजा जी, आप की? बात कर लीजिए, इनका माइक बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं संदीप जी तरीके के प्लीज चैनल पे नहीं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मुझे आपका माइक बंद करना पड़ेगा। तो सबको बोलने का अधिकार है, डिबेट है, और तीनों मेहमान मेरे साथ बैठे हुए हो, तीनों से सवाल करना चाहती हूँ मैं। संदीप जी आप जवाब भी सुन लिया कीजिए प्लीज सर। मैडम मेरे को सलाह ना देना, मुझे क्या बोलना, अपनी बात करें, मुझे कैसे बोलना इनसे सीखूंगा क्या मैं? सर एक एक करके बात करेंगे ना, बीच में मत बोलिए वही किसी कह के रहा भी। हूं, मुझे प्लीज जान सर नहीं बात है। ठीक है, आपने अपना सवाल किया, शुभेंदु जी जल्दी से जवाब दीजिए प्लीज। हाँ जी सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ पूरे विश्व के एक सवाल अंदर मेरा और जोड़ जो लीजिए। पहले देश के 10,000 लोगों के प्रधानमंत्री बीच में जब कोविड 10,000 कंट्रोल लोगों में के आ बीच में जाता जो है डेथ रेट है, तो टीवी पे वर्मा जी, आके मैं बोल रहा हूँ, बोलते हैं, आप आंसू सुनिए। बहाते हैं। इन आंसू बहानों से देश के प्रधानमंत्री की कमजोरी नहीं दिखती, भारत की कमजोरी नहीं दिखती। आखिर ये क्यों आंसू बहाते हैं? आप मेरी बात वर्मा जी, मेरी बात जवाब सुन लीजिए, बीच में क्यों बोल रहे हो? बच्चों को बचाइए, कोविड से लोगों को बचाइए, व्यापार आप बात सुन दीजिए, लीजिए ना। रोजगार दीजिए, छोटी आप छोटी खाली इंडस्ट्रीज यहाँ से खत्म बोलने हो से रही नहीं है। होगा ना। और आज आप तरीके कह से रहे हैं डिबेट कर सही रहे हो हैं रहा है। लोग। दिल्ली में मेरे एक दोस्त हैं, उनके एक रिश्ते देखिए आप अजय जी, संदीप जी, आप दोनों बिल्कुल एक ही तरीके से बात कर रहे हैं, इकट्ठा होकर के बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से ये तैयारी की जानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर रही है। मेरा सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी से भी है, कांग्रेस से भी है, आम आदमी पार्टी से भी है। जब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपके अपने राज्यों में क्या तैयारी की गई, इसका जवाब किसी के पास है नहीं। अपने अपने राज्य में आप क्या तैयारी कर रहे हैं? हमने क्या क्या किया? हमने अभूतपूर्व ऑक्सीजन ठीक है, मैं सुन चुकी हूँ संदीप जी आपको। से लाके लगा दिए हैं, हर जिले में कंसंट्रेशन रख दिया है कि 2 प्लीज थोड़ा वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। शुभेंदु जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मेरे पास समय की कमी है। शुभेंदु जी प्लीज, हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड का एक रेशियो निकाला गया, 10 लाख लोगों के बीच में कितने लोगों की डेथ हुई, तो पूरे वर्ल्ड का 450 लोगों का लिस्ट है, और 10 उसमें उसके बाद जो इंडिया का जो एवरेज है वो 230 है, और उसमें जो दिल्ली का एवरेज है वो 1200 है। मीन्स ये देखिए कि दिल्ली में किस तरीके से लोगों की डेथ हुई है। और इसी को मैं बताने के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस समय पर जहाँ पे वो कह रहे थे
कि हमारे पास बहुत ऑक्सीजन है, पर ज्यादा संख्या हुई तो पूरा फेल हो गए। ठीक अभी है भी जो सर, समय की कमी है, माफी के साथ मुझे रोकना पड़ेगा। उम्मीद कर रही हूँ कि आज जिस वजह से इस मुद्दे को चुना गया कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर क्या तैयारी कर रही है, उन्हीं तैयारियों पर आगे भी काम होगा। तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया के साथ ही सरकार के साथ साथ अब हम सबकी जिम्मेदारी भी बढ़ने जा रही है, ताकि छोटी सी भी गलती कहीं फिर से भारी ना पड़ जाए। हमें भी सावधान रहना होगा। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।